हेलो एवरीवन, दिस इज़ ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारी 5वीं क्लास है जो हम 2022 के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो ऐसे ही आपको ये वीडियोस मिलती रहेंगी और मैंने आपको एक वीडियो कंपाइल करके भी प्रोवाइड करा दी है 23 जनवरी 2023 का सोल्यूशन। तो ये सभी जो वीडियोस हैं आपको विद एक्सप्लेनेशन मिलेगी, जिससे कि आपको तैयारी में काफ़ी हेल्प इससे मिलेगी, अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होगी। तो रेगुलर वीडियोस को ज़रूर देखें। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टा ID एंड टेलीग्राम चैनल। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो वहाँ से डायरेक्ट भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन है, संगम साहित्य की रचना एवं संकलन किस नगर के सम्मेलनों में की गई? तो यहाँ पर सही ऑप्शन देख लेते हैं। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मदुरै में। तो संगम साहित्य की जो रचना हुई थी वो मदुरै शहर में जो सम्मेलन होते थे उनमें की गई थी। इसके लिए थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे प्राचीन जो तमिल रचनाएं हैं उनको संगम साहित्य के रूप में जाना जाता है। तो अगर आपसे प्राचीन तमिल रचनाएं पूछें तो ध्यान रखना, संगम साहित्य भी उनको कहते हैं। लगभग 2300 साल पहले ये लिखी गई थी और इन ग्रंथों को संगम कहा जाता था। रीज़न था उसका क्योंकि उन्हें मदुरै शहर में आयोजित कवियों के सम्मेलनों में संकलित किया गया था। अब देखो, जो कवियों का सम्मेलन था ना, उसको संगम कहा जाता था, जिस वजह से जो ये ग्रंथ थे इनको भी संगम कहा गया। तो गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। एक्चुअली ये जो चैप्टर है उसमें कुछ गाँव के लोगों के नाम जो है मेंशन किए गए हैं, तमिल नाम, वो संगम साहित्य में ही मिलते हैं। ध्यान रखेंगे इन पॉइंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्ध के विषय में सही है? यहाँ पर हिंदी में दिया गया है, इंग्लिश में भी यहाँ पर देख लेते हैं। और सही ऑप्शन की मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, A, C और D। A, C और D यहाँ पर स्टेटमेंट सही है कि बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। ये सही है। बुद्ध ने लोगों के दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। इन्होंने कहा कि मनुष्यों के साथ साथ आपको जानवरों के जीवन का भी आदर करना चाहिए, उनकी लाइफ को भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बुद्ध मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हों या फिर बुरे हों, हमारा जो वर्तमान जीवन है उसको तो प्रभावित करते ही करते हैं, उसके बाद जो आने वाले जीवन है उसको भी प्रभावित करते हैं। अभी सेकंड देखो गलत है, क्योंकि ये संस्कृत में इन्होंने अपना उपदेश नहीं दिया था। तो थोड़ा सा जान लेते हैं इनके बारे में। इन स्टेटमेंट से रिलेटेड चीज़ें दी गई हैं और लैंग्वेज भी दी गई है। बुद्ध थे जो उन्होंने लोगों को दयालु होने के साथ साथ, मतलब दयालु होने और मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी थी। ये मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम चाहे अच्छे हों या बुरे, वर्तमान जीवन जो है हमारा, उसके साथ साथ आगे आने वाले जीवन को भी प्रभावित करते हैं। वही है कि अच्छे कर्म करोगे तो आगे की लाइफ अच्छी मिलेगी और बुरे कर्म करोगे तो बुरी मिलेगी। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी। वहाँ पर दिया था संस्कृत, लेकिन ये थी प्राकृत। इससे सामान्य लोग भी उनके संदेशों को समझ सके, क्योंकि जनसाधारण की भाषा जो थी उस टाइम पर वो प्राकृत थी। इसीलिए बुद्ध ने कहा कि लोग किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि ये उनका उपदेश है, मतलब बुद्ध का उपदेश है, बल्कि वह उसे अपने विवेक से भी मापे, मतलब खुद भी सोचें कि ये चीज़ सही है कि नहीं है। तो सारनाथ स्तूप है ये, और यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं और सही ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। हिंदी में दिया गया है, आगे की स्लाइड में आप इंग्लिश में देख सकते हैं। सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट, A इज़ करेक्ट, B इज़ इनकरेक्ट। अगर आपको आंसर करना हो तो पॉज कर लिया करो वीडियो को, क्योंकि इसमें मैं टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ ज़्यादा। तो यहाँ पर सिर्फ पहली स्टेटमेंट सही है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। तो ये सही है। ये गलत है दूसरा, स्थानीय सामंतों द्वारा कर लगाने का अधिकार जारी रहा और उन्हें कर चुकाने से छूट दी गई। तो ये एक चीज़ गलत है। अभी इसको देख लेते हैं आगे किस तरह से ये सही होगी स्टेटमेंट।
जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए, मतलब जो आंतरिक इलाके थे उनको भी इन्होंने अपने अधिकार में ले लिया दिल्ली के सुल्तानों ने, तो उन्होंने भूमि के स्वामी सामंत जो थे और अमीर ज़मींदारों को भी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। क्योंकि सब जगह पर अधिकार इनका हो गया तो झुकना ही पड़ता ज़मींदारों को, सामंतों को। तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। जो स्थानीय सामंत से थे उनसे कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को बाध्य किया गया। जबकि हमारे ऑप्शन में क्या दिया गया था कि कर में छूट दी गई, तो वो गलत है। तो ये स्टेटमेंट सही है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से कथन मणिमेखलई महाकाव्य के विषय में सही है? 4 स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई हैं, देखना है कौन सा सही है। सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, पहले इंग्लिश में भी देख लेते हैं। सही ऑप्शन होगा फर्स्ट, ए, बी और सी। तो यहाँ पर स्टार्टिंग की तीनों जो स्टेटमेंट है वो सही है। इट वॉज रिटन इन तमिल, तमिल में लिखा गया था। इट वॉज रिटन बाय अ पोएट नेम्ड सत्यनार, सत्यनार ने लिखा था। इट कंटेन्स द स्टोरी ऑफ कोवलन एंड माधवीज डॉटर, तो कोवलन और माधवी की जो बेटी थी उसकी स्टोरी है इसमें। लेकिन ये जो चौथी स्टेटमेंट है, इट वॉज रिटन अबाउट 2500 ईयर्स अगो, ये गलत है। तो टाइम पीरियड क्या था इसका? ये था 1400 साल पहले, 1400 ईयर्स अगो, जो कि वहाँ पर गलत दिया गया है। तो तमिल महाकाव्य है ये बात सही है। स्टेटमेंट में दिया गया था मणिमेखलई को करीब 1400 साल पहले सत्यनार द्वारा लिखा गया था, कवि का नाम भी सही दिया गया है। कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी है इसमें। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी। उनकी पांडुलिपियाँ दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। तो मतलब पहले खो गई थी, फिर इनकी पांडुलिपियाँ मिली, उससे ये स्टोरी का पता चलता है। अहोम लोग वर्तमान समय के कौन से जगह से आकर के ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे? तो जहाँ जहाँ ये ब्रह्मपुत्र नदी बहती है वो उसके आसपास वाले एरिया क्या है? ब्रह्मपुत्र घाटी कहलाता है। तो कहाँ से आए थे अहोम लोग ब्रह्मपुत्र घाटी में आकर बसने के लिए? सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सेकंड, म्यांमार से लोग आए थे। अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। उन्होंने भूइयाँ भूस्वामी को कहते थे भूइयाँ, लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 16वीं 17वीं शताब्दियों के सूरत के संबंध में सही है? जो 16वीं और 17वीं शताब्दी थी उस टाइम पर जो सूरत था, गुजरात में जो सूरत है वो कैसा था, उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट यहाँ पर दी गई हैं। यहाँ पर इंग्लिश में भी आप इसको देख सकते हैं। सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, ए और बी सही है। यहाँ पर ए और बी के अकॉर्डिंग क्या है कि ये पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था और इसे मक्का का प्रवेश द्वार कहा जाता था, क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज़ से यहीं से रवाना भी होते थे। अब क्योंकि यहीं से रवाना होते थे इसीलिए मक्का का प्रस्थान द्वार इसे कहा जाता था। ये गलत है, क्योंकि इसमें थोड़ा जो ये फिगर दिया हुआ है 5000, ये गलत है। इसमें आगे देख लेते हैं सही क्या है। तो सूरत की बात करें, सूरत गेटवे ऑफ वेस्ट है, सूरत पश्चिम का प्रवेश द्वार। और गुजरात में सूरत जो था मुग़ल काल के दौरान कैम्बे, ये पहले कैम्बे था जो खंबात की खाड़ी आज आप सुनते हो, और कुछ समय बाद अहमदाबाद के साथ पश्चिमी व्यापार का वाणिज्य केंद्र था। सूरत जो है ओरमुज की खाड़ी के माध्यम से पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार का प्रवेश द्वार था। सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था, क्योंकि बहुत से हज यात्री यहाँ से ही जहाज़ से रवाना होते थे। शहर जो है ये महानगरीय था और सभी जातियों और धर्मों के लोग भी यहाँ पर रहते थे। 17वीं शताब्दी तक पुर्तगालियों, डचों और अंग्रेज़ों के सूरत में कारखाने और गोदाम थे। तो ये जो, क्योंकि आपको पता ही अंग्रेज़ के साथ साथ डच और पुर्तगाली भी आए थे भारत, तो इन लोगों के कारखाने और गोदाम भी थे 7वीं शताब्दी तक। 1689 में बंदरगाह का लेखा जोखा लिखने वाले अंग्रेजी इतिहासकार ओविंगटन ने क्या कहा कि किसी भी एक वक्त पर विभिन्न देशों के औसतन 100 जहाज़ों को बंदरगाह पर लंगर डाले देखा जा सकता। मतलब एक साथ जो है इतने जहाज़ देखे जा सकते थे। 100 जहाज़ की बात हो रही है,
लेकिन जो स्टेटमेंट है उसमें फिगर दिया हुआ था 5000, तो 5000 नहीं था, 100 था, लगभग 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रचारकों ने सेरमपौर में एक मिशन खोला, उस समय यह क्षेत्र निम्नलिखित में से किस कंपनी के अधीन था? सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर फर्स्ट, डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था जब मिशन खोला गया सेरमपौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों का आदिवासियों की तरफ व्यवहार ऐसा था कि, तो इससे रिलेटेड का आपको सही स्टेटमेंट जो है वो सिलेक्ट करनी है। आदिवासियों से रिलेटेड जो स्टेटमेंट्स आती हैं, अंग्रेजों का क्या रवैया था, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं हम पिछले भी प्रीवियस में, तो इसमें अब डाउट नहीं होना चाहिए। सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, इंग्लिश में भी यहाँ पर दिया गया है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो, जो इन्होंने वन कानून तो बनाए थे ब्रिटिशर्स ने, लेकिन इन्होंने काफ़ी अधिकार जो है ना ख़त्म कर दिए थे आदिवासियों के मुखियाओं के। तो मुखिया पहले तो नियम कानून खुद के बनाते थे, वही चलते थे जंगलों में, लेकिन इन्होंने काफ़ी जो अधिकार इनके इनसे ले लिए। लेकिन एक अधिकार इन्होंने दिए रखा, कौन सा? आदिवासी मुखियाओं ने गांव के समूहों पर मालिकाना अधिकार बनाए रखा, तो ये बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मिलान करना है कौन सा जो अधिनियम है, या फिर जैसे कि हम किसी चीज़ की बात करें, कोई कॉलेज वगैरह, ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो ईयर का नाम, मतलब ईयर दिया गया यहाँ पर कॉलम 2 में, उससे मिलाना है। सही ऑप्शन देखने से पहले इंग्लिश में भी इसको आप देख लें। सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सेकंड। के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ए को हम दूसरे से मिला देंगे, कैलकटा मदरसा 1781 में, बी को पहले से मिलाएंगे, बनारस संस्कृत कॉलेज 1791 में, सी को फोर्थ से मिला देंगे, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 में, और वुड्स डिस्पैच 1854 में। इस तरह से इसको मैच कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलामगिरी एक पुस्तक जिसका अर्थ है गुलामी, किसने लिखी थी? बहुत इजी क्वेश्चन है ये आपको पॉलिटी में मिलेगा और हिस्ट्री में मिलेगा। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ज्योतिराव फूले ने। तो ये थी हमारी आज की क्लास। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब कर लें चैनल को अगर आप चैनल पर नए हैं रेगुलर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।